अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। साथियों की तरफ से बार बार ये सवाल आ रहा था कमेंट के अंदर कि हमें फ़ंडामेंटल एनालिसिस किस तरह करते हैं ये सीखना है। तो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है और इस वीडियो के अंदर आपको ये सिखाया जाएगा, ये समझाया जाएगा कि आप फ़ंडामेंटल एनालिसिस किस तरह कर सकते हैं। बहुत आसान अंदाज में, आसान ज़बान में। अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती है तो बहुत मोटे मोटे अंदाज में कंपनी के अंदर जो ज़रूरी चीज़ें देखना है उसको किस तरह देखा जाएगा वो हम सीखने वाले हैं। पहली बात, मैं एक गलत फ़हमी को दूर कर दूँ। लोग ये समझते हैं कि फ़ंडामेंटल एनालिसिस हमें सिर्फ़ और सिर्फ इन्वेस्टिंग के अंदर ही करना चाहिए और जब आप ट्रेडिंग करें तो वहाँ पर फ़ंडामेंटल एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। मेरा मानना यह है कि आप चाहे इन्वेस्टिंग करें, आप चाहे ट्रेडिंग करें, इन दोनों सूरतों में आपको फ़ंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे और ट्रेडिंग के अंदर आपने उस स्टॉक के फंडामेंटल पर एक नज़र भी नहीं डाली और आपने उसको जाकर बाय कर लिया, अब बाद में क्या हुआ कि आपको पता चला वो तो एक पेनी स्टॉक था या बिल्कुल कचरा स्टॉक था। अब वो नीचे आना जब शुरू हुआ और उसने लोअर सर्किट लगाना शुरू किए तो फिर वो बस लोअर सर्किट लगाता गया और आपका पैसा वहाँ पर पूरा के पूरा बर्बाद हो सकता है। तो इसलिए आपने ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो ट्रेडिंग के अंदर भी आपने उन स्टॉक को ख़रीदना चाहिए जो फंडामेंटली एतबार से स्ट्रांग हो, मज़बूत हो। बात समझना, ट्रेडिंग के अंदर भी आपने फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक के अंदर ही ट्रेडिंग करना चाहिए। इसके अलावा जितने सिर्फ टेक्निकल बेस के ऊपर कचरा स्टॉक के अंदर आप ट्रेडिंग करते हैं, पेनी स्टॉक के अंदर आप ट्रेडिंग करते हैं, तो इससे आपने बचना चाहिए। तो पहले आप ये समझ ले, चाहे वो इन्वेस्टिंग हो चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, इन दोनों सूरतों के अंदर आपको फंडामेंटल देखना ज़रूरी है। इसलिए आपने मेरे वीडियोस के अंदर देखे होंगे कि मैं जिस स्टॉक का भी टेक्निकल एनालिसिस करके मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पर उस स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस भी मैं ज़रूर करता हूँ ताकि हम किसी स्टॉक के अंदर फंसे ना। अगर हमने बाय कर लिया ना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक और वो थोड़ा बहुत नीचे भी आया ना, तो उसके फंडामेंटल जब मज़बूत होते हैं ना तो उसके फंडामेंटल उसको ऊपर की तरफ ले जाते हैं। इसलिए इसके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा कम होता है। एक बात आपने इतनी समझ ली है। अब दूसरी चीज़ ये है कि भाई फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखना होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फंडामेंटल के अंदर जो देखना है ना, तो फंडामेंटल के अंदर सबसे पहले चीज़ देखने की है तो वो है सेक्टर। समझ रहे बात? आप जिस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाह रहे हैं तो वो किस सेक्टर से आ रही है, उसका सेक्टर है ना सही होना चाहिए। ठीक है, मतलब अभी का ग्रोथ सेक्टर वो होना चाहिए। जैसे यहाँ से आगे चलेगा क्या भाई, एआई चलेगा, और क्या चल सकता है भाई, सोलार चलेगा, और क्या चल सकता है भाई, डिफेंस चल सकता है, और क्या चल सकता है भाई, फार्मा चल सकता है। और ये देखना है कि ये जो सेक्टर, मतलब मैं ये मिसाल दे रहा हूँ, और भी कुछ और सेक्टर हो सकते हैं। और ये देखना है कि एफआईआई और डीआईआई क्या उसके अंदर पैसा लगा रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं, बड़े लोग एक सेक्टर जो अभी ग्रोथ होने वाला होता है ना, तो उस सेक्टर के अंदर अपना पैसा डाल देते हैं। जैसे अभी आईटी के अंदर अच्छा ब्रेकआउट है और ये एफआईआई डीआईआई वहाँ पर अपना पैसा लगा रहे, तो आप जिस कंपनी को बाय करना चाहते हैं वो कंपनी, उसका सेक्टर सही होना चाहिए। ये आपने ख़ास तौर से यहाँ पर देखना है।
मैं इंशाल्लाह अब इस वीडियो के अंदर तो उसको नहीं बता सकता हूँ कि आपने सेक्टर को किस तरह देखना है, लेकिन आने वाले टाइम में इंशाल्लाह मैं आपको सेक्टर देखना सिखाऊंगा और बहुत आसान तरीके से। इसलिए आप इस वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कीजिए, और आपको सीखना है या नहीं सेक्टर किस तरह देखना है वो कमेंट करके आप बता सकते हैं। अब एक चीज़ तो अपन ने देख ली कि सबसे पहले आपको क्या देखना है, सेक्टर देखना है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो देखने वाली होती है वो कंपनी का आपको है ना बिज़नेस देखना है, ठीक है। ये दूसरी चीज़ आपने ज़रूर देखना है कि वो कंपनी का बिज़नेस कैसा है, वो कंपनी का कारोबार कैसा है। अब वो कहाँ देखना है वो हम अभी जब फंडामेंटल सीखेंगे ना तो वहाँ पर जाकर हम देखेंगे कि भाई कंपनी का बिज़नेस आपको कैसे पढ़ना है, कंपनी के ऑर्डर कैसे देखना है, कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ और प्लान को कैसे पढ़ना है। ये सारी चीज़ें अपने को उस जगह मिलेंगी। आपको इंग्लिश नहीं आती है तब भी मैं आपको समझाऊंगा कि आप उसको मतलब किस तरह यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़, अब कंपनी के बहुत सारे रेशोज़ देखना होते हैं कि भाई ये कंपनी का पीई रेशो क्या है। जैसे मैं वीडियो के अंदर बताता हूँ तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई मतलब कम से कम पी कितना होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पी कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें और जितने भी रेशोज़ है उन सारे रेशोज़ पर आज तफसील से अपन बात करेंगे और सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। और उस कंपनी के ख़ास तौर से आपको देखना है कि भाई प्रमोटर का नज़रिया क्या है, ठीक है। वो भी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इंशाल्लाह सीखने को मिलेंगी। अब हम इसके लिए ये सब सीखने के लिए सीधा इस्तेमाल करेंगे स्क्रीनर का, ठीक है। स्क्रीनर एक बेहतरीन ऐप है। ये जो स्क्रीनर है ना, आपने अगर डाउनलोड नहीं किया है और आपके पास ये नहीं है तो आप इसको प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर आपको सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो हम इसको ओपन करेंगे स्क्रीनर को, और जैसे ही स्क्रीनर को ओपन करेंगे तो इसका जो होम पेज है वो इस तरह से कुछ आपको नज़र आएगा, ठीक है। अब इसको आपने ईमेल आईडी से लॉगिन वगैरह करना है या गूगल से कनेक्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब ये जो यहाँ पर सर्च बार है ना, तो इस सर्च बार पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर किसी भी कंपनी का जो जिस कंपनी का आप एनालिसिस करना चाहते हैं, फंडामेंटल उसके देखना चाहते हैं, तो उसका नाम वहाँ पर आप डाल दें। जैसे एक मिसाल के तौर पर हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे अशोका का। अब इसका एनालिसिस कर रहे इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि ये कंपनी मैं आपको ख़रीदने के लिए कह रहा हूँ। मतलब ये तो हलाल है, हराम है, जायज़ है, नाजायज़, वो ख़ुद आप देख लेना। इसका एनालिसिस हम फंडामेंटल सीखने के लिए कर रहे हैं, यानी कंपनी का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। इसको हमने सिर्फ मिसाल के तौर पर लिया हुआ है। मैंने आपको बताया कि आप कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं। सबसे पहले ये इधर की सारी चीज़ें अभी फ़िलहाल आपको नहीं देखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो रेड मोर है ना, इसके ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पर ओपन कर लेना है। आप जैसा ही इसको ओपन करेंगे ना तो यहाँ पर कंपनी के बारे में पूरी डिटेल आएगी। शुरू में आएगा कि भाई कंपनी का यहाँ पर काम क्या है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई ये कंपनी मतलब जो काम करती है तो इंफ्रा के अंदर है। ये सारी बातें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। कंपनी के की पॉइंट यानी हाईलाइट किए हुए, अभी कंपनी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा किस काम के अंदर फोकस कर रही है, ये सारे प्रोजेक्ट वगैरह सारी चीज़ें की पॉइंट में आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इस सारी चीज़ों को इसको आप नीचे की तरफ करते जाएंगे तो यहाँ पर पूरी डिटेल ये पूरी की पूरी दे देता है। जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऑर्डर का देखना है, तो ये देखिए ऑर्डर बुक, तो ये कंपनी के कितने ऑर्डर बुक है, किस किस सेक्टर से है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देता है। आप बोलेंगे मुझे इंग्लिश नहीं आती है। भाई इंग्लिश नहीं आती है तो सिंपल आप इसको इस तरह क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद सेलेक्ट ऑल कीजिए, फिर सेलेक्ट ऑल करने के बाद इसको कॉपी कीजिए इस तरह, और कॉपी करने के बाद आप इसको गूगल के अंदर जाकर मतलब हिंदी के अंदर या उर्दू के अंदर मतलब कर दीजिए, और वहाँ पर जाकर आप उसको पूरा के पूरा पढ़ सकते हैं कि आप ये किस तरह देखना है। तो इसके अंदर मतलब आपको पूरा समझ में आएगा कि भाई कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है, कंपनी के पास ऑर्डर कितने बुक है, और कंपनी का प्रमोटर कैसा है, और कंपनी फ्यूचर में क्या करने
वाली है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा। और जो स्टॉक के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस पर भरोसा आएगा कि नहीं, वाक़यातन मैं जिस कंपनी के शेयर्स ख़रीद रहा हूँ तो वह एक मजबूत कंपनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको अगर अच्छा नज़र नहीं आ रहा है या लग रहा है कि इंफ्रा के अंदर ये कंपनी है लेकिन इसके अलावा तो ये कंपनी इसके मुकाबले में अच्छी है, तो फिर वहाँ पर हम जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कंपनी के बारे में डिटेल इतनी मतलब जो हमारे एतबार से इतनी डिटेल लेना अपने लिए मुझे काफ़ी मालूम होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंपनी के ये जो रेशोज़ होते हैं इसको हम किस तरह देख सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले जो बात होती है ना वो मार्केट कैप की होती है। मार्केट कैप 3 तरह के होते हैं। एक होता है लार्ज कैप, एक होता है मिड कैप और एक होता है स्मॉल कैप। ठीक है, ये 3 तरह के मार्केट कैप होते हैं। तो जो लार्ज कैप है ना, तो वो है ना मतलब वो कंपनियां जिनका मार्केट कैप, जिन कंपनियों का मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ऊपर है। ठीक है, जिन कंपनियों का मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ऊपर है उन कंपनियों को कहा जाता है लार्ज कैप। अब इसके अंदर क्या होता है, जो लार्ज कैप कंपनी है ना, तो इनका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, तो इन कंपनियों के अंदर आपको रिस्क है ना वो बहुत कम हो जाता है। यानी अगर आप इन कंपनियों के शेयर्स ख़रीदते हैं तो आप मतलब बहुत ज़्यादा उसके अंदर आपका रिस्क कम हो जाता है, लेकिन आपको जो रिटर्न मिलते हैं ना वो भी कम मिलते हैं। ठीक है, यानी आपने उस स्टॉक के अंदर लार्ज कैप कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया ना, तो ऐसा नहीं होगा कि वो कंपनी 15-15, 20-20, 10-10% का लोअर सर्किट लगाते हुए नीचे आए। ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा, इसलिए कि वो कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ी है, उसको हिलाने के लिए उतना ज़्यादा पैसा चाहिए। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है या इसके अलावा टाटा स्टील है ना, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो जिन कंपनियों का मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज़्यादा है ये लार्ज कैप कंपनी होती है। और इसका फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा कम होता है। और नुकसान क्या होता है, इसके अंदर जो रिटर्न मिलते हैं ना वो भी आपको साल के एतबार से बहुत हुआ तो 15 या बहुत ज़्यादा हुआ तो 20% के आसपास रिटर्न मिलेंगे। इससे भी कम मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा रिटर्न लार्ज कैप के अंदर बहुत कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, इतना समझ लिया आपने। तो दूसरी चीज़ समझ लीजिए, उसके बाद आता है मिड कैप। मिड कैप किसे कहते हैं, 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक, 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक जिन कंपनियों का मार्केट कैप है उन कंपनियों को कहा जाता है मिड कैप। इसके अंदर क्या होता है, रिस्क थोड़ा सा आपका बढ़ जाता है और रिटर्न के भी चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, पर स्मॉल कैप से कम, रिस्क भी आपका ज़्यादा रहेगा लेकिन रिटर्न भी आपको क्या है, ज़्यादा मिलेंगे। तो मेरे एतबार से सबसे सेफ़ अगर आपको देखना है तो वो मिड कैप है। मिड कैप के अंदर क्या होता है, मतलब साल के एतबार से आपको 30 या 40% तक भी रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। और इसके अंदर गिरावट भी होती है ना, तो ऐसा ही गिर सकता है, लेकिन मतलब हम जो लेंगे तो वो तो टेक्निकल फंडामेंटल दोनों देखकर लेंगे ना, सिर्फ एक के बेस पर लेंगे नहीं, तो वहाँ पर हमारा रिस्क बिल्कुल कम हो जाएगा और हमारे रिटर्न के चांस क्या है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए मिड कैप है ना, ये थोड़ा सा मुझे ठीक मालूम होता है। उसके बाद आता है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप किसे कहेंगे, 5,000 करोड़ से जितना कम की कंपनियां हैं, यानी वो कंपनियां जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम है। समझ रहे बात को, चाहे फिर वो अब 1,000 करोड़ भी हो सकता है, 2,000 करोड़ भी हो सकता है, 3,000 करोड़ भी हो सकता है, या इससे और थोड़ा ज़्यादा 5,000 करोड़ से जिनका मार्केट कैप कम है उनको कहा जाता है स्मॉल कैप। इसके अंदर क्या होता है, रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है लेकिन रिटर्न भी आपके अगर सही आपका एनालिसिस है और टेक्निकल भी बहुत आप मतलब माहिर है टेक्निकल के अंदर और आपने फंडामेंटल के अंदर भी माहिर है और कंपनी का बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपने उसका डिटेल एनालिसिस किया और आपको अपने एनालिसिस पर पूरा एतमाद है, तो उस बुनियाद पर आपका रिस्क यहाँ पर कम हो जाएगा और रिटर्न आपको बहुत फास्ट देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इसके अंदर वो लोग काम कर सकते हैं जिनका नॉलेज बहुत ज़्यादा है, वरना फिर स्मॉल कैप से हमको बचना चाहिए।
5,000 करोड़ से जिनका मार्केट कैप कम होता है ना, उनसे बचना चाहिए। चौथी होते हैं पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक के अंदर क्या होता है, जिनका मार्केट कैप 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ इस तरह होता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा कम, और उनका प्राइस भी 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये इस तरह प्राइस है, और मार्केट कैप भी बिल्कुल एकदम 100, 200, 500, 600 करोड़ का ही है। तो इनको कहा जाता है पेनी स्टॉक। तो इसके अंदर तो भाई बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, और पेनी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना ये बहुत ही गलत बात है, इसलिए अपने आप को इससे बचाना चाहिए, इसलिए कि रिस्क इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है और रिवार्ड के चांस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन हमें ऐसा रिवार्ड की ज़रूरत ही नहीं है कि भाई जिसका अंदर बिल्कुल फंडामेंटल कचरा होते हैं इनके, इसलिए पेनी स्टॉक से अपने आप को बचाना चाहिए। और आजकल लोग पेनी स्टॉक के पीछे ही भागते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो हमने आज पहली चीज़ को समझ लिया कि भाई मार्केट कैप क्या होता है और किन कंपनियों के अंदर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है, कहाँ पर रिटर्न ज़्यादा मिल सकते हैं। मुझे उम्मीद है मार्केट कैप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम बात कर रहे हैं स्टॉक पीई की, जो कि सबसे अहम चीज़ मेरे नज़दीक है। पीई क्या होता है? पीई का मतलब है प्राइस टू अर्निंग रेशो। समझ रहे बात को? इसका फुल फॉर्म क्या है? प्राइस टू अर्निंग रेशो। यानी हमें किसी भी कंपनी को 1 रुपया कमाने के लिए हम उसको कितने रुपए दे रहे हैं। यानी एक कंपनी है, उसका पीई 20 का है मान लो, तो इसका मतलब ये है कि इस कंपनी को हम 1 रुपया कमाने के लिए 20 रुपये दे रहे हैं। समझ रहे बात को? तो इसलिए किसी भी कंपनी का पी जितना कम होना उतना ज़्यादा अच्छा है। यानी अगर एक कंपनी है जिसका पी 10 का है, यानी हम इसको 10 रुपये कमाने के लिए 1 रुपये दे रहे, ये अच्छा है? या एक कंपनी है जिसका पी 100 है, आप मुझे कमेंट के अंदर बताना, और उसको हम 1 रुपया कमाने के लिए 100 रुपये दे रहे, तो जाहिर सी बात है ये कंपनी अच्छी है ना, जो जिसको हम 1 रुपया दे रहे और वो 1 के बदले में 10 रुपये कमा रही है। और एक कंपनी को 1 रुपया दे रहे और वो 1 के बदले मतलब उसको 100 रुपये कमाने के लिए 1 रुपया देना पड़ रहा है, ये तो बहुत महंगी हो गई ना। इसलिए एकदम आसान ज़बान में ये है कि इसका फुल फॉर्म है प्राइस टू अर्निंग रेशो, और इसका मतलब ये है कि जितना पी कम होगा ना उतना ज़्यादा अच्छा है। तो एवरेज पी जो कम माना जाता है, अच्छा माना जाता है, वो 10 से लेकर 15 के बीच का है। यानी वो कंपनियां जिनका पी 10 से लेकर 15 के बीच में है वो बहुत अच्छी मानी जाएंगी। जैसे इसका पी बिल्कुल 9 का है, तो पी के एतबार से ये कंपनी बहुत अच्छी मानी जाएंगी। और इसके बिलमुकाबिल जिन कंपनी का पी 15 से लेकर 25 के आसपास है, तो ये माना जाता है कि ये ठीक ठीक है। इसलिए कि निफ्टी का पी भी जो एवरेज पी चलता है ना, वो 20 का ही चलता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। और अगर इससे ज़्यादा हो गया तो फिर वहाँ पर मार्केट के अंदर गिरावट आती है। जैसे अभी निफ्टी का पी 25 क्रॉस किया था, आपने देखे मार्केट के अंदर गिरावट आई, अब वापस निफ्टी का पी 21 के आसपास आ चुका है, तो मार्केट यहाँ से आगे चलेगा। सिंपल बात है। इसलिए एवरेज क्या माना जाता है, कम क्या माना जाता है? 10 से 15। आप इसकी नोट भी बना सकते हैं। और एवरेज क्या माना जाता है? 15 से लेकर 25। और ज़्यादा क्या माना जाता है? जिन कंपनी को पी 25 से ज़्यादा है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, तो ये बिल्कुल और माना जाता है। ऐसी कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। एक चीज़ आपने पीई को समझ लिया। अब पीई के साथ मैं एक मतलब दूसरी चीज़ दूसरे एंगल से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। वो होता है इंडस्ट्री पीई। इंडस्ट्री पीई से मुराद क्या है कि भाई आप जिस सेक्टर की कंपनी देख रहे हैं, जिस इंडस्ट्री की कंपनी आप देख रहे हैं, तो उस इंडस्ट्री की जो दूसरी कंपनियां हैं उनका एवरेज पी यहाँ पर निकाला जाता है। जैसे मान लो आप फार्मा सेक्टर देख रहे हैं, तो फार्मा में तो बहुत सारी कंपनियां हैं ना, भी सिप्ला भी है, सन फार्मा भी है, आप यहाँ पर मतलब कोपिड भी है, इसके अलावा नाटको फार्मा भी है, और मोरेपेन लैब भी है। ऐसी हज़ारों सैकड़ों कंपनियां फार्मा की है। तो इनका मतलब एक एवरेज पी निकाला जाता है, जिसको इंडस्ट्री पी कहा जाता है। तो ये देखा जाएगा कि भाई ये कंपनी जो स्टॉक का पी है वो इंडस्ट्री पी के मुकाबले में कैसा है। दूसरे एंगल से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको समझे आप। तो अगर इंडस्ट्री पी चढ़ रहा है 50 का,
और आपके स्टॉक का पी चढ़ रहा है 40 का, तो फिर इसको ठीक माना जाएगा, इसको फिर हम गलत नहीं कह सकते हैं। क्यों? इसलिए कि आप सोचेंगे कि इंडस्ट्री पी तो चढ़ रहा है 50 का, लेकिन आपके स्टॉक का पी चलना चाहिए 10। तो ऐसा आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर अशोका में देखने को आपको मिल रहा है कि इंडस्ट्री पी तो 35 का है लेकिन स्टॉक का पी सिर्फ 9 का है। यानी इंडस्ट्री पी के मुकाबले में स्टॉक आपको बहुत ही कम दामों में मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात अशोका के लिए मैं कहूँगा। समझ रहे बात को? तो हमेशा आपने स्टॉक के पी को इंडस्ट्री के पी से कंपेयर करके देखना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये दोनों फार्मूले यहाँ पर समझ में आए होंगे। अब हम तीसरी चीज़ पर आ रहे हैं यहाँ पर, वो है ROCE। इसका फुल फॉर्म है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, और इसका मतलब ये है कि कंपनी अपने कुल मालियत पर, वो चाहे कंपनी के खुद अपने पैसे हो या फिर सूद पर लिए हुए पैसे हो या कंपनी के पास जितना भी रिजर्व पड़ा हुआ है वो हो, तो इन सारे पैसों पर कंपनी कितना प्रॉफिट गेन कर रही है, कितने परसेंट में कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, तो इसको कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। यानी सारे टोटल अपने पैसों पर कंपनी कितने परसेंट प्रॉफिट कमा रही है। तो माना जाता है कि अगर कोई कंपनी का ROCE 15 से लेकर 20 तक है, 15 से लेकर 20 तक है, तो ये अच्छा माना जाता है, और अगर 20 से लेकर 25 तक है तो ये बहुत अच्छा माना जाता है, और 25 से भी ज़्यादा है तो ये फिर गुड, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा, 30, 40, 35 भी होता है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। जैसे इसका है 27 का है, तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाएगा कि कंपनी अपने पैसों पर अच्छा खासा प्रॉफिट परसेंटेज के अंदर कमा रही है। तो ये ROCE भी आपको समझ में आया होगा। और ROE का मतलब, फिर यहाँ पर आते हैं हम ROE पर। मेन चीज़ है ना, आपने अगर ROCE देख लिया तो फिर ROE को ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़्यादा अहम नहीं है। यानी आप इसको समझ ले कि दो चीज़ें हैं, एक तो कंपनी के पास पूरा पैसा कितना है, कुल मालियत कंपनी के पास, पूरी की पूरी मालियत कंपनी के पास, कुल मालियत, पूरी की पूरी मालियत कंपनी के पास, कुल पैसे के ऊपर प्रॉफिट कितना कमा रही है, और ये कहे कि कंपनी अपने खुद के पैसों पर कितना प्रॉफिट कमा रही है। तो हमें तो प्रॉफिट से मतलब है ना, चाहे वो कंपनी पूरे पैसे पर प्रॉफिट कमा कर दे या कंपनी सिर्फ अपने पैसों पर प्रॉफिट कमा कर दे, तो ये ज़्यादा माना नहीं रखता है। मेन ये है, ठीक है। तो ये अगर इसके मुकाबले में थोड़ा बहुत कम भी है, ठीक है, ROCE के मुकाबले में ROE इसका जैसा यहाँ पर कम है, तो ये ज़्यादा माना नहीं रखता है। तो मेन चीज़ जो देखने की वो है ROCE, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आई होंगी कि भाई इसका फुल फॉर्म क्या है और इसको हमको किस नज़रिए से देखना चाहिए। उसके बाद आता है कंपनी के ऊपर डेट, कंपनी के ऊपर कर्जा है या नहीं। तो कंपनी के ऊपर कर्जा जितना कम हो, कंपनी के ऊपर कर्जा अगर ज़ीरो है तो ये बहुत अच्छा माना जाएगा। लेकिन जैसे यहाँ पर इंफ्रा की कंपनी है, तो ये कंपनियों के बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि इन कंपनियों पर कर्जा होता ही होता है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई डेट टू एसेट रेशो हमारा 33 से कम होना चाहिए। तो जैसा इसका 33 से कम है तो यहाँ पर मसला फिर नहीं है, ठीक है। डेट टू एसेट रेशो इसका 33 से कम है, 28 का है। तो कंपनी के ऊपर कर्जा, अगर डेट फ्री कंपनी है तो ये कंपनियाँ बहुत ज़्यादा अच्छा होती है कि कंपनी पर बिल्कुल कर्जा नहीं है, या कंपनी पर 10 करोड़ 100 करोड़, अब मान लो इसका मार्केट कैप 8,000 करोड़ की ये कंपनी है और कंपनी के ऊपर 500 करोड़ का कर्जा है, तो ये तो मतलब कम माना जाएगा ना, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कर्जा ज़्यादा है, ठीक है। तो हमेशा आपने क्या करना चाहिए, कंपनी पर डेट होता है, डेट को कंपेयर करके देखना चाहिए रिजर्व से, कि भाई कंपनी के पास कर्जा, कंपनी के ऊपर कर्जा तो है लेकिन क्या कंपनी के पास रिजर्व भी है। तो यहाँ पर देखेंगे आप तो कंपनी के पास तो रिजर्व है लेकिन कम है। तो आपने हमेशा देखना है कि कर्जे के मुकाबले में रिजर्व क्या है, ज़्यादा होना चाहिए, कि कंपनी पर कोई हालात आ गए, मुसीबत आ गई, तो कंपनी अपने रिजर्व को क्या करे, वापस से रिजर्व पैसे के ज़रिए से अपने कंपनी अपने डेट को क्या कर सकती है, उतार सकती है, और उसके ऊपर आने वाले हालात क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है।
तो आपने ये भी देखें कि कंपनी पर डेट ज़ीरो होना चाहिए, या कंपनी का मार्केट कैप के मुकाबले में कर्जा कम होना चाहिए। या और दूसरी बात ये है कि आपने देखना है रिजर्व के साथ मिलाकर कंपनी के ऊपर जितना डेट है वो उसके रिजर्व से कम होना चाहिए और रिजर्व कंपनी के पास ज़्यादा होना चाहिए। तो ये भी चीज़ आपने देख ली है। अब हम देखते हैं इंटरेस्टिंग वैल्यू। ये है ना, मतलब कंपनी की जो वैल्यू है, जैसे आप वैल्यू देखते हैं ना किसी भी चीज़ की, आप अगर एक फ़ोन ख़रीद रहे जाकर, तो आप फ़ोन ख़रीदने से पहले उस फ़ोन की वैल्यू देखेंगे। आप एक फ्लॉट ख़रीदना चाह रहे हैं, आप एक ज़मीन ख़रीदना चाह रहे हैं, तो उस ज़मीन की वैल्यू देखेंगे। मान लो आप जा रहे हैं और एक फ्लॉट आपको ख़रीदना है, एक ज़मीन आपको ख़रीदना है। वो ज़मीन वाला क्या कह रहा है कि ये ज़मीन मैं आपको 10 लाख रुपए में दे रहा हूँ। तो वो ज़मीन को 10 लाख रुपए देने से पहले आप क्या करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। क्या देखेंगे उसके अंदर कि भाई आप देखेंगे सही लोकेशन पर है या नहीं है, इसके आसपास की जो ज़मीन है, आसपास के जो फ्लॉट है, क्या इनका रेट भी 10 लाख रुपए के आसपास चल रहा है, क्या वाक़ईतन इस फ्लॉट की, इस ज़मीन की कीमत 10 लाख रुपए है। आप पहले देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, भाव मतलब लोगों से पूछेंगे, और जब हकीकतन उसकी कीमत 10 लाख रुपए रहेगी तो आप सौदा करेंगे, वरना आप सौदे से बचेंगे। तो जैसे यहाँ पर स्टॉक का प्राइस चल रहा है 295 और इसकी वैल्यू निकल कर आ रही है 558, यानी ये अपने वैल्यू से कम पर आपको मिल रहा है। आने वाले टाइम में यहाँ तक भी स्टॉक जाता हुआ आपको देखने को मिल सकता है आसानी के साथ। समझ रहे बात को? तो हमेशा वो स्टॉक आपको ख़रीदना है जो अपने इंटरेस्टिंग वैल्यू से कम पर आपको मिल रहा हो। ठीक है। अब तीसरी चीज़ आपको जो देखना है, ये मतलब तीसरी चीज़, अपन तो बहुत सारे रेशोज़ देखते आ रहे हैं, उसके बाद आपको जो देखना है वो है फेयर वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर फेयर वैल्यू तो अशोका की कमाल है। फेयर वैल्यू इसकी चढ़ रही है 1200 रुपये और स्टॉक का प्राइस चढ़ रहा है यहाँ पर 295 रुपये। तो फेयर वैल्यू, हमेशा वो स्टॉक आपको ख़रीदना है जो आपको उसके फेयर वैल्यू से कम दाम में मिल रहा हो। ऐसा नहीं कि फेयर वैल्यू चढ़ रही है 50 रुपये और स्टॉक का भाव चढ़ रहा है 500 रुपये। ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है। इन्वेस्ट करने के लिए ऐसे स्टॉक आपको चाहिए जिसका फेयर वैल्यू है 1200 रुपये का और स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है अभी इस वक्त 300 रुपये का। यानी अपने फेयर वैल्यू से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 3-4 गुना ऑलरेडी कम पर आपको मिल रहा है। और क्या चाहिए आपको? ये हमेशा फंडामेंटल के अंदर देखने वाली चीज़ें हैं। समझ रहे बात? उसके बाद आपको देखना होता है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होती है? यानी कंपनी जब मार्केट के अंदर लिस्ट हुई तो कंपनी ने जितने भी स्टॉक, इक्विटी जिसको कहा जाता है, वो कंपनी ने अपने इक्विटी शेयर्स मार्केट के अंदर दिए और कंपनी के पास जितने भी रिजर्व पैसे हैं, तो इन सब को मिलाकर देखा जाता है कि कंपनी का बुक वैल्यू क्या है। इसको मैं आसान ज़बान में समझाऊँ आपको। आपने एक फ्लॉट ख़रीदे, आपने एक ज़मीन ख़रीदे जिसकी कीमत मान लो 5 लाख रुपए है। ठीक है, मैं पूरे ज़ीरो नहीं देता हूँ इसको, 5 लाख रुपए जिसकी कीमत है। अब जब आपने ख़रीदे थे आज से 5 साल पहले, तो उसकी कीमत 5 साल पहले की 5 लाख रुपए थी। और 5 साल के बाद क्या ये आपको 5 लाख रुपए पर मिलेंगी? हरगिज़ नहीं मिलेंगी। अब तो उसकी कीमत 15 लाख रुपए हो गई होंगी, 20 लाख रुपए हो गई होंगी। तो बुक वैल्यू यानी इब्तिदाई कीमत, तो ये ज़्यादा माना नहीं रखती है। लोग इसको देखते हैं कि भाई एक शेयर है अपने बुक वैल्यू से कम है, कम पे मिल रहा है। यानी एक स्टॉक है जो आज से, मतलब एक ज़मीन है, एक फ्लॉट है, वो आज से 5 साल पहले भी उसकी कीमत 5 लाख रुपए थी और आज भी 5 लाख रुपए ही है। तो इसके अंदर तो कुछ ना कुछ ख़राबी होंगी ना। तो जो अच्छे स्टॉक होते हैं ना, वो हमेशा आपको अपने बुक वैल्यू से मल्टीपल होते हुए नज़र आएंगे। हाँ, अगर आपको एक चीज़ ऐसी मिल रही है कि एक स्टॉक की कीमत मान लो बुक वैल्यू उसकी 100 रुपये है और उसकी प्राइस भी 100 रुपये चढ़ रही है, और उसके अंदर मतलब की पॉइंट बहुत अच्छा है, उसके अंदर उसको ऑर्डर बड़े बड़े मिल रहे हैं, कोई बहुत अच्छी ख़ास बात है, तो फिर आप ऐसे स्टॉक को ख़रीद सकते हैं। लेकिन एक सड़ा हुआ स्टॉक जो 5 साल पहले के रेट पर आपको मिल रहा है, वहाँ से हिलने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर यहाँ पर बुक वैल्यू पर मिलकर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको बुक वैल्यू क्या होती है और उसके बेस पर आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी आपके समझ में आया होगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखने वाली चीज़ ये आती है प्रमोटर वगैरह की होल्डिंग। तो
हम उसको है ना यहाँ पर डिस्कस नहीं करते हैं। हम जब नीचे की तरफ जाएंगे ना तो वहाँ पर उसको पूरा समझने की कोशिश करेंगे कि प्रमोटर की होल्डिंग कितनी होना चाहिए, एफआईआई डीआई की होल्डिंग कितनी होना चाहिए, पब्लिक की होल्डिंग कितनी होना चाहिए, पब्लिक कम होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए, वो सारी बातें हम नीचे जाकर डिस्कस करेंगे। फिर एक होता है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड अगर कोई कंपनी है और वो दे रही है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बात समझना अच्छे से, लोग समझते हैं कि जो कंपनियां डिविडेंड देती है वही अच्छा होती है और जो कंपनियां डिविडेंड नहीं देती है वो अच्छी नहीं होती है। ये बात बिल्कुल गलत है। बल्कि जो कंपनियां अच्छी होती है और उनके सामने सिर्फ ये होता है कि उन कंपनियों को ग्रोथ करना है, उन कंपनियों को आगे बढ़ना है, वो फिर अपने पैसे को इन्वेस्ट करती है, टोटल एसेट्स बढ़ाती है कंपनी मतलब अपने आप को ग्रो करने के अंदर वो पैसा लगाती है, बजाय इसके कि कंपनी शेयर होल्डर के दरमियान वो पैसे को तकसीम कर दे, वो इससे बचती है। जैसे यहाँ पर अशोका को देखेंगे, वो अपनी ग्रोथ के अंदर लगी हुई है, वो डिविडेंड नहीं दे रही है, वो अपने पैसे को मतलब लोगों के दरमियान में तकसीम नहीं कर रही है। अब तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं समझना है कि कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है तो ये कंपनी ख़राब है। नहीं, ये कंपनी भी सही है। हाँ, एक कंपनी है वो अब डिविडेंड भी दे रही है और ग्रोथ भी कर रही है, तो इसको भी हम वेरी गुड कहेंगे, ये भी सही है। लेकिन एक कंपनी है कि वो खाली डिविडेंड बांटते जा रही है, डिविडेंड देती जा रही है। जैसे गवर्नमेंट की कंपनियां होती है, उसके अंदर गवर्नमेंट का इन्वेस्ट होता है, तो वो पैसों को उनको पब्लिक के दरमियान में देना होता है। तो वो कंपनियां क्या करती है, गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट की वजह से मतलब डिविडेंड ज़्यादा देती है। तो जो कंपनियां डिविडेंड ज़्यादा देती है ना, उनके अंदर ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिलेंगी आपको। वो कंपनियां मतलब बहुत ज़्यादा उनके स्टॉक नहीं चलेंगे, इसलिए कि वो कंपनी ग्रोथ पर फोकस कम कर रही है और डिविडेंड देने पर फोकस ज़्यादा कर रही है। तो आपको अगर सिर्फ डिविडेंड चाहिए तो आप फिर वहाँ पर आप मतलब कंपनी से बहुत ज़्यादा वो नहीं रख सकते कि कंपनी बहुत ज़्यादा रिटर्न देंगी। तो आपको ये भी चीज़ समझ में आई होगी कि भाई डिविडेंड यील्ड क्या होती है। ठीक है, फेस वैल्यू अगर किसी कंपनी की 10 की है या 5 की है तो ये अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है कि इसके अंदर चांस होते हैं बाद में स्प्लिट होने के, बोनस देने के, और जिसका फेस वैल्यू सिर्फ 1 का है तो बाद में फिर बोनस दे सकती है या नहीं दे सकती, आपने इसकी थोड़ी सी तहकीक कर लेना। शायद मेरे हिसाब से नहीं दे सकती, आपको पता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, अर्निंग पर शेयर EPS, ये जिस कंपनी का जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा EPS। ठीक है, फिक्स एसेट वगैरह पर हम आगे चलकर बात करेंगे। यहाँ पर प्लेज को समझ लीजिए, ये प्लेज है ना, ये नहीं होना चाहिए। यानी प्रमोटर अपने स्टॉक को प्लेज करके नहीं रखना चाहिए। जैसे आप पटेल इंजीनियरिंग को देखेंगे तो वहाँ पर उसने प्लेज करके रखा हुआ है, लेकिन अशोका को देखेंगे तो यहाँ पर आपको प्लेज नहीं मिलेगा। ये इसके लिए बहुत अच्छी बात है। तो प्रमोटर की होल्डिंग प्लेज नहीं होना चाहिए, ये बात अच्छे से याद रखें। ये रेशोज़ आप कहाँ से ऐड कर सकते हैं, आप यहाँ पर आएंगे, ऐड रेशो पर क्लिक करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर ऐड रेशो पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर ये बहुत सारे रेशोज़ आप देख सकते हैं। ये सारे रेशोज़ यहाँ पर दे रहा है। आपको जो रेशोज़ चाहिए उतने रेशोज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। आप जिसको भी ऐड करना चाहे यहाँ पर इस पर क्लिक कीजिए, वो रेशोज़ वहाँ पर ऐड होते रहेंगे। बराबर है। वापस हम पहले वाले सीट पर आते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो हमने सब के सब कवर की है। अब हम जाते हैं नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ जाकर ये दोनों चीज़ों पर आपने गौर करना, और इसको आप हमेशा पढ़ सकते हैं कि कंपनी के बारे अंदर पॉजिटिव क्या है और कंपनी के अंदर ख़राब क्या है। ये यहाँ पर दोनों चीज़ें बता देता है कि ये चीज़ कंपनी के अंदर अच्छी है और ये चीज़ कंपनी के अंदर ख़राब है। इसको भी आप ज़रूर पढ़ा करें। फिर आप फेयर वैल्यू मतलब फंडामेंटल जब एनालिसिस करेंगे तो जो कंपनी हम देख रहे हैं तो उससे रिलेटेड जितनी कंपनियां होती है वो कंपनियां यहाँ पर शो करता है। तो हम कंपेयर करें, हम तकाबुल करें कि हम जिस कंपनी को देख रहे हैं क्या वो कंपनी बाकी कंपनियों से अच्छी है। अब इंफ्रा की ये सारी कंपनियां हैं, आप देखेंगे तो अशोका यहाँ पर सबसे बेहतर मुझे नज़र आ रही पी के एतबार से। यहाँ पी देख सकते हैं आप, और इसका पी कितना है, 9 का है। बाकी का पी देखिए 140, 52, 131, 40, 30, ये बहुत ज़्यादा पी है। मार्केट कैप देखेंगे तो अशोका का मार्केट कैप है ना 5000 करोड़ से ज़्यादा है। तो एक मिड कैप कंपनी है ये,
बराबर। तो मिड कैप में हम मिड कैप देखते हैं इन्वेस्टमेंट के एतबार से, तो ये बहुत अच्छी कंपनी मानी जाएंगी। तो यहाँ पर आप मतलब हर एतबार से उसको देख सकते हैं कंपेयर करके सबके सब चीज़ों के अंदर। तो इस तरह आप कंपेयर करके देखना भी यहाँ पर सीख सकते हैं। उसके बाद देखने वाली बात आती है क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट क्या होते हैं? हर कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से, सेबी की तरफ से 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देना पड़ती है कि कंपनी का सेल क्या हुआ, पूरी बैलेंस शीट देना पड़ती है। तो बैलेंस शीट स्क्रीनर वाले यहाँ पर अपडेट करते हैं, सबसे बेहतरीन ऐप है। तो क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर आपको देखना क्या होता है कि पिछले 5-7 क्वार्टर के अंदर कंटिन्यू आपको ग्रोथ चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि ग्रोथ से मुराद है कि सेल बढ़ रही है। तो आप यहाँ पर 2021 में देखें, इसकी सेल 1200 करोड़ थी, फिर 1440, फिर 1952, फिर ये दो क्वार्टर थोड़े से कम आ गए, फिर यहाँ पर बढ़ी, फिर इसके अंदर ग्रोथ है। तो इसके अंदर कंटिन्यू ग्रोथ होना चाहिए। तो यहाँ पर पिछले 5-7 क्वार्टर हम देखें, जिस भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि उसके पिछले 5-6 क्वार्टर के अंदर कंटिन्यू क्या होना चाहिए, उसका सेल बढ़ना चाहिए। बहुत आसान है। उसके बाद आपको देखना चाहिए कि वो कंपनी खर्चा कितना कर रही है। ये जो दूसरा ऑप्शन है ये खर्चे का है, अपनी ज़बान में समझ रहे बात को। तो कंपनी सेल के मुकाबले में उसका खर्चा है ना वो कम होना चाहिए, और जितना खर्चा कम होते जाएगा ना उतना मतलब यहाँ पर प्रमोटर का जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 599 करोड़ से सीधा 900 करोड़ पर इसका प्रॉफिट पहुँच चुका है। क्यों पहुँचा है वो इतना क्यों, मतलब इतना क्या हो गया कि 600 से सीधा 900? उसकी वजह यह है कि कंपनी का यहाँ पर खर्चा कम हो गया है और सेल बराबर है। एकदम आसान है, समझ में आया आपको? खर्चा कम हुआ, सेल बराबर है, खर्चे की कम होने की वजह से यहाँ पर प्रॉफिट में बहुत बड़े ग्रोथ आया। उसके बाद आपने हमेशा देखना है ओपीएम परसेंटेज के अंदर। इसको ओपीएम मतलब ऑपरेटर प्रॉफिट मार्जिन। ये देखें हमेशा आपको है ना, ये कम से कम 20 के ऊपर होना चाहिए। जिस कंपनी का ओपीएम ऑपरेटर प्रॉफिट मार्जिन ये 5 का, 2 का, 10 का, 15 का है, ऐसी कंपनियों से बचना चाहिए। क्यों? इसलिए कि वो कंपनी के मालिक को प्रॉफिट ही परसेंटेज के अंदर ज़्यादा नहीं हो रहा है, इसलिए वो कंपनी पर ज़्यादा फोकस नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ये बढ़ रहा, ये बढ़ते होना चाहिए, हर क्वार्टर के अंदर कुछ ना कुछ बढ़ना चाहिए। जैसे यहाँ पर बढ़ते जा रहा है, 36 पर पहुँच चुका है। तो कंपनी के मालिक को अपने कंपनी के ऊपर फोकस करने में आसानी होती है, वहाँ से उसको पैसा मिल रहा है ना। लोगों को आज सबसे ज़्यादा प्यारा क्या है? पैसा है ना, पैसा प्यारा है। अब वो कंपनी उसको पैसा ज़्यादा दे रही है, इसलिए वो अपने कंपनी पर क्या करेंगे, फिर फोकस ज़्यादा करेंगे, जाहिर सी बात है, बराबर है ना। अब उसके बाद आपको जो देखना है, ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं भी देखेंगे बाकी की तो चलेगा। मेन चीज़ जो देखने की होती है वो होती है उसके बाद नेट प्रॉफिट, बॉटम लाइन जिसको कहा जाता है, और सेल को टॉप लाइन भी कहा जाता है। तो नेट प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ अपने को चाहिए। तो यहाँ पर देखिए नेट प्रॉफिट के पिछले 2-4 क्वार्टर, 5 क्वार्टर आप देखेंगे तो देखिए 119.99 यहाँ पर कम आया, लेकिन फिर वापस 254 करोड़, 158 यहाँ पर। तो देखिए इसका नेट प्रॉफिट 462 करोड़ रुपए का इसका नेट प्रॉफिट है, जिसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, बराबर है। तो नेट प्रॉफिट के अंदर यहाँ पर तगड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। और जब नेट प्रॉफिट और सेल और ओपीएम के अंदर इतना अच्छा उछाल है तो इसका असर आपको आने वाले टाइम पर कहाँ देखने को मिलेगा? प्राइस पर भी देखने को मिलेगा। इसलिए हमेशा अपन टेक्निकल के साथ फंडामेंटल देखते हैं। फंडामेंटल ही ख़राब है तो क्या उसका टेक्निकल अभी ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, वापस ब्रेकडाउन उसके अंदर होगा। क्यों? इसलिए कि उसके फंडामेंटल उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। लोग कहते हैं कि चार्ट पर सब नज़र आता है, अभी कहाँ से नज़र आएगा? नज़र आता है, लेकिन वहाँ पर धोखा भी हो सकता है। इसलिए आपने फंडामेंटल ज़रूर देखना है, उसके बाद टेक्निकल पर जाना है। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो मैं समझता हूँ कि आप स्टॉक मार्केट के बारे में वाक़ईतन कुछ करेंगे मार्केट से। इसलिए कि 40 मिनट का आसपास वीडियो हो गया है, और मैं इतने बड़े बड़े वीडियो इसीलिए बनाता हूँ ताकि जो लोग वाक़ईतन इंटरेस्ट रखते हैं मार्केट को सीखने में वो उससे फ़ायदा उठाए। कौन कौन यहाँ पर बना हुआ है, मुझे 40 मिनट बोलकर ऐसे कमेंट कर सकते हैं, वाक़ईतन मैं खुश होगा उनसे।
इसलिए कि खुश होना मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मेरा वीडियो आप इतना लंबा है तो देख रहे, मतलब मुझे इस बात से खुशी होगी कि आप कुछ सीख रहे वाक़ईतन। उसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस यानी एनुअल रिपोर्ट साल के एतबार से, हर साल एक साल का अंदर एक साल की पूरी पूरी कारकर्दगी जिसको बोलेंगे, समझ रहे बात को। तो एक साल की हमको कम से कम 3-4 साल का पूरा पूरा ग्रोथ चाहिए होता है सेल के अंदर भी। जैसे अपन ने वहाँ पर देखे कि सेल के अंदर ग्रोथ चाहिए कम से कम एक 10 से 15% ग्रोथ हर साल होना चाहिए सेल के अंदर। यहाँ पर आपको चीज़ देखने को मिलेंगी अशोका के अंदर सेल बढ़ रहा है 5070 करोड़, यहाँ पर थोड़ा सा कम हुआ, फिर वापस यहाँ पर बढ़ा, यहाँ पर बढ़ा, यहाँ पर बढ़ा, बढ़ते जा रहा है। ओपीएम बढ़ते जा रहा है, नेट प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है। तो ऐसी कंपनियाँ जैसे ये इस वक्त माइनस में थी, तो आप अगर इस कंपनी का 2015 से 2019 का डाटा निकाल कर चार्ट के ऊपर देखेंगे ना, मैं बगैर बोले के कह रहा हूँ, आप जब भी चार्ट के ऊपर जाएंगे और 2015 से 2019 का डाटा देखेंगे ना, ये बिल्कुल ख़राब होगा आपका स्टॉक, यहाँ पर गिरा हुआ होगा। इसके अंदर तेज़ी कब आई होंगी, जब फंडामेंटल इसके अच्छे हो रहे हैं तो इसके अंदर तेज़ी आना शुरू हुई होगी, समझ रहे बात को। तो ऐसी कंपनियाँ जिनका नेट प्रॉफिट माइनस में जा रहा है, ऐसी कंपनियाँ आपको नहीं लेना है। और ये माइनस में क्यों जाता है पता है आपको? इसलिए कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सेल के मुकाबले में ख़र्चा ज़्यादा होता है, इस वजह से ये हालत होती है कंपनी की। तो एयरली एतबार से किस तरह देखना है वो भी मैंने समझा है। और आपको अगर तुम निचोड़ देखना है तो इसकी कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ देखिए आप। कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ इसकी है ना कम से कम 20% से ज़्यादा होना चाहिए। 20-25% अगर हो तो ये कंपनी अगर 20% है ना तो वो शेयर आपको साल में कम से कम 20% का रिटर्न देगा। 30% है तो वो शेयर आपको कम से कम साल में 30% का रिटर्न देगा। ये बात हमेशा याद रखना। इसलिए कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ ज़्यादा होना चाहिए। तो पहले इसकी ज़रूर कम थी, लेकिन अब सेल ग्रोथ देखिए 25-26 बढ़ रही है। टीटीएम का मतलब होता है कि अंदाज़ा लगाया जाता है कि आने वाले 3 सालों के अंदर इसकी सेल ग्रोथ जो है तो 26 होंगी, यानी पीछे के सेल ग्रोथ को देखकर आगे के थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया जाता है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ को देखें, ये भी अच्छा होना चाहिए 25% से ज़्यादा। स्टॉक प्राइस ग्रोथ जो है तो ये भी ज़्यादा होना चाहिए। ये सब ज़्यादा होना चाहिए, 20% से ज़्यादा होना चाहिए मोटा मोटा, समझ रहे बात को। या आप देखें तो बैलेंस शीट, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत अहम है। ये देखे बगैर तो लंबे टाइम में इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। जिस कंपनी के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो उसका इक्विटी कैपिटल जितना कम हो उतना अच्छा है। इक्विटी कैपिटल क्या होता है कि मार्केट के अंदर उस कंपनी के पूरे शेयर कितने हैं, चाहे वो फिर उस सब के मिलाएंगे, यानी प्रमोटर के भी मिलाएंगे, एफआईआई के भी मिलाएंगे, डीआईआई के भी मिलाएंगे और पब्लिक के भी मिलाएंगे, समझ रहे। तो जिस कंपनी के इक्विटी कैपिटल जितना ज़्यादा कम होगा, जितने शेयर मार्केट के अंदर कम होंगे तो उतना अच्छा है। क्यों अच्छा है? आपने इसको मतलब अपने मार्केट के ऊपर इसको ले जाओ और आप खुद अपने मार्केट के ऊपर ले जाकर सोच सकते हैं कि मार्केट के अंदर जब चीज़ें कम हो जाती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। मान लो अभी टमाटर है, अब टमाटर मार्केट के अंदर कम आना शुरू हो गए तो उसकी डिमांड क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, उसकी प्राइस में तेज़ी आएगी। प्याज है, अदरक है, लहसुन है, अगर वो मार्केट के अंदर कम हो गए, उसका शॉर्टेज हो गया मार्केट के अंदर, तो आपको उसका असर कहाँ दिखेगा, प्राइस पर दिखेगा, वहाँ से प्राइस के अंदर तेज़ी आएगी। तो सेम इक्विटी कैपिटल अगर कम हो तो वो स्टॉक कहाँ से कहीं भी जा सकते हैं। मैं हमेशा अपने वीडियो के अंदर ये चीज़ बताता हूँ। तो इक्विटी कैपिटल ये देखना बहुत ज़्यादा अहम और ज़रूरी है, जितना कम होगा उतना अच्छा है। और यही इक्विटी कैपिटल अगर प्रमोटर एफआई डीआई ज़्यादा लेकर बैठे और पब्लिक के पास कम है तो ये और ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, समझ रहे बात को। लोग ऐसे शेयर बाय करते हैं जिसके अंदर पब्लिक 60% 70% है, फिर यही स्टॉक कभी कभी रोज़ अपर सर्किट लगाते हैं और रोज़ाना लोअर सर्किट लगाते हैं। हमें ऐसे स्टॉक के अंदर काम नहीं करना चाहिए, समझ रहे बात को। हाँ, उसके बाद रिज़र्व देखेंगे तो ये जो कंपनी के पास रिज़र्व से मुराद क्या है, कंपनी जो नेट प्रॉफिट कमा रही है, कंपनी जो पैसे कमा रही है, तो वो कंपनी के पास बैंक के अंदर रखे हुए, वो कंपनी अपने उन पैसों को क्या है अपने ग्रोथ के अंदर लगा रही है, उससे एसेट्स खरीद रही है, उससे अदर इनकम कंपनी जनरेट कर रही है। तो वो कंपनी का रिज़र्व बढ़ा हुआ रहना चाहिए। हर क्वार्टर में देखिए अशोक अपने रिज़र्व को बढ़ाते जा रहा है। कंपनी अपने कर्जे को कम करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है।
क्यों नज़र नहीं आ रही आपको मैं बताऊँ, जितनी इंफ्रा की कंपनियां होती हैं ना, तो वो मतलब उनको उतनी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उनके एसेट्स ज़्यादा होते हैं, मतलब उनका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो कंपनियों को कर्जा रखना पड़ता है। तो दूसरी कंपनियां जब हम देखेंगे दूसरी स्टॉक को, तो यहाँ पर समझने की कोशिश करें कि वो कंपनी पर कर्जा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और कम नहीं तो कम से कम बढ़ना तो नहीं चाहिए। तो यहाँ पहले के मुकाबले में देखेंगे तो थोड़ा सा ठीक लग रहा है। आप अगर कंपनी के मतलब दूसरे एसेट वगैरह को पूरा चेक कर कर देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। तो टोटल एसेट्स पे जब हम आएंगे तो ये टोटल एसेट्स जो है कंपनी के, इसके अंदर ग्रोथ होना चाहिए, हर क्वार्टर के अंदर ग्रोथ। देखिए अशोका के अंदर यहाँ पर आपको कंटिन्यू ग्रोथ नज़र आ रही है। टोटल एसेट के अंदर ग्रोथ, मैं सीधे अपने ज़बान में बोलूँ तो अपने कारोबार की ग्रोथ है, अपने दुकान की ग्रोथ है। अपनी दुकान गोया कि वो बढ़ा रहा है, अपना कारोबार वो बढ़ा रहा है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना जब, तो ये और खुलेगा और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सब चीज़ें टोटल एसेट के अंदर कि कंपनी क्या बढ़ा रही है। तो यहाँ पर आप इन्वेस्टर देख सकते हैं और ये दीगर चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी टोटल एसेट के अंदर क्या क्या चीज़ें बढ़ा रही है। आप यहाँ पर उसको ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये चीज़ें भी ठीक है, ये चीज़ें भी आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। इसके अंदर भी पूरी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। आप थोड़ा सा समझते होंगे तो यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आएंगी। उसके बाद ये जो कैश फ्लो है और रेशोज़ है, ये ज़्यादातर मैं देखता नहीं हूँ। आप शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिस कंपनी के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है तो वो अच्छी माना जाती है, 50% से कम नहीं होना चाहिए। और FII DII उसके अंदर कम से कम 2% से ज़्यादा होना चाहिए। FII की होल्डिंग भी 2% से ज़्यादा होना चाहिए और DII की होल्डिंग भी 2% से ज़्यादा होना चाहिए। ये बहुत अच्छा माना जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहले यहाँ पर 2% थी, लेकिन FII कंटिन्यू अपनी होल्डिंग को इसके अंदर क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और DII की भी इसके अंदर होल्डिंग तकरीबन अभी भी थोड़ी सी इन्होंने कम की है, लेकिन 18% के लगभग है, तो ये बहुत अच्छी मानी जाएंगी। और यहाँ पर पब्लिक की अगर बात करें तो पब्लिक को ये लोग कम कर रहे हैं। आप देखिए हर क्वार्टर में कम कर रहे हैं पब्लिक को, ये पब्लिक को कम करते जा रहे हैं परसेंटेज के अंदर। तो पब्लिक अगर कम होती है, यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं बढ़ी, तो ये ज़्यादा माना नहीं रखती है। लेकिन पब्लिक अगर कम कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि छोटे लोगों के पास से बड़े लोग माल को ले रहे हैं। और जब ये सूरत हाल होती है तो फिर उस स्टॉक के अंदर तेज़ी आती है। तो बहरहाल आज की ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तकरीबन 47 मिनट की वीडियो है। आपको फंडामेंटल किस तरह देखना है, फंडामेंटल कितने ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने कोशिश किया कुछ हद तक कवर करने की सब चीज़ें, लेकिन हो सकता है मुझसे कोई चीज़ रह गई हो। आप कमेंट में बताना, कभी ऐसा मौका आया तो फिर और एक वीडियो मैं इसके ऊपर अपलोड करूँगा, या किसी और वीडियो के अंदर वो चीज़ ऐड करके आपको बताने समझाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।